हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में, जिसमें कि हम करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है तो किस राज्य में प्रसिद्ध है, किस राज्य में फेमस है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली? तो मेघालय राज्य में फेमस है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नवनिश्चयवाद के जो प्रवर्तक हैं वो टेलर हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोंडावन कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड राज्य जो है ये गोंडावन कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि फेमस है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और झारखंड की राजधानी आपसे एग्जाम में पूछ ले तो याद रखिएगा रांची होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? यहाँ पर दिया हुआ है कृष्णा डेल्टा, नर्मदा डेल्टा, गंगा डेल्टा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है चार ऑप्शन में से सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो गंगा डेल्टा जो है ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जूट उत्पादक क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो 50 लाख से अधिक होती है मेघानगर की जनसंख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरीदाबाद किस शहर का एक राज्य है? यानी कि किस राज्य में ये शहर है फरीदाबाद? तो हरियाणा राज्य में एक शहर है फरीदाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की खेती करने के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस गेहूं की खेती करने के लिए एक आदर्श तापमान की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कई सारे बच्चों का जब मन में होता होगा कि हम गेहूं का खेती अक्टूबर नवंबर में करते हैं, लेकिन मई जून में क्यों नहीं करते, जुलाई में क्यों नहीं करते? और अगर करते 2 बार करते साल में तो और ज़्यादा पैदावार होती और ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन होता, लेकिन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मई जून में जो टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है? तो 30 से ज़्यादा ही रहता है। और गेहूं की खेती करने के लिए जो अच्छी तापमान चाहिए वो होती है 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप सुनते होंगे इस बार गेहूं की खेती अच्छी नहीं हुई, किसी बार सुनते होंगे कि गेहूं की खेती अच्छी हो गई, तो खेती अच्छी नहीं हुई इसका मतलब ये हुआ कि जो डिग्री होती है, तापमान होता है वो कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से गेहूँ की जो खेती होती है उस वर्ष अच्छी नहीं होती है। और गेहूँ की खेती जिस वर्ष आप सुनते हो कि इस बार बहुत अच्छी फसल है, यानी कि ये हो सकता है उस वर्ष जो तापमान है वो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहा होगा जिस समय में गेहूँ की बुआई की गई होगी, जिस समय में गेहूं तैयार हुआ होगा। समझ गए ना? तो याद रखिएगा गेहूं की खेती के लिए जो आदर्श तापमान चाहिए वो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस ही होता है। और गेहूं क्या है, रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप? तो याद रखिएगा गेहूं जो है ये रबी क्रॉप है। खरीफ क्रॉप के अंतर्गत धान जैसे फसल आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, बाबूदन पहाड़ी कहाँ है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि बाबूदन पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है बाबूदन पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? तो कोयम्बटूर शहर जो है ये तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नहर को? तो पनामा नहर जो है पनामा नहर को प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संदेशों का आदान प्रदान जो होता है वो क्या कहलाता है? तो संचार कहलाता है संदेशों का आदान प्रदान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियन कहाँ है? तो एशियन जो है ये जर्मनी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि चावल या फिर धान की जो खेती है यह किससे संबंधित है? तो गहन निर्वहन कृषि से संबंधित है चावल और धान की खेती। याद रखिएगा चावल और धान दोनों की जो खेती है ये गहन निर्वहन कृषि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का PDF नहीं लिए तो किस तरह से आप लोग इसको ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है पहले से इस PDF को ले चुके हैं, तो जो भी बच्चे पहले से इस PDF को ले लिए वे लोग वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। और जो लोग बचे हुए हैं अभी तक इसको नहीं लिए उनको बता दें इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इसको ले सकते हैं। तो इसमें मिलेगा आपको ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए, गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और साथ ही साथ पिछले 11 साल में आपके एग्जाम में 2013 से 24 के बीच में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पूछा गया वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ इस PDF में देखने को मिल जाएगा। और इसका जो प्राइस है वो है केवल और केवल 20 रुपीज। तो आप लोग केवल और केवल 20 रुपये पे करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। लेना कैसे है, पे कैसे करना है? तो जो नंबर आपको दिख रहा है 7903820891
इस नंबर पे आप लोगों को फोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से केवल और केवल 20 रुपये पे कर देना है। और जैसे ही आप पे करते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोगों को इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है ज्योग्राफी, जिससे कि ये पता चल जाए आपको ज्योग्राफी का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है यह हर एक चैप्टर का है। जैसे कि आपका ज्योग्राफी है क्लास 12 तो ज्योग्राफी का बुक, उसमें 2 भाग में वो बटा हुआ है, भाग 1 और भाग 2, और दोनों भाग मिला करके टोटल आपको ज्योग्राफी में 21 चैप्टर पढ़ना है। तो इन 21 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी जो भी लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वो सभी इस पीडीएफ में ऐड कर दिए गए हैं। यानी कि अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको ना कोई गेस्ट पेपर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना क्वेश्चन बैंक, ना कोई बुक। यानी कि इसको कर लेंगे तो आपके एग्जाम में सभी प्रश्न आपको इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग भी बचे हुए हैं अभी तक इसको नहीं लिए तो आप लोग इसको चाहे तो पे करके ले सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पर्वत पर ऊंची पर्यटक केंद्र अवस्थित है? तो जो नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी, इस पर ऊंची पर्यटक केंद्र जो है ये अवस्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नगरीय क्षेत्र की में प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है वो सर्वाधिक होता है? तो मुंबई जो है, यहाँ पर जो मुंबई क्षेत्र जो है, यहाँ पर प्रवासी जनसंख्या यानी कि दूसरे शहर से, दूसरे राज्य से अधिकतर लोग मुंबई में ही जाकर रहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो जहां पर भी जल का अभाव होता है, जल की कमी होती है, वहां पर प्रकीर्ण बस्ती पाई जाती है। किस प्रकार की बस्ती? तो प्रकीर्ण बस्ती पाई जाती है जल अभाव वाले क्षेत्रों में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसल की कृषि किस ऋतु में की जाती है? तो खरीफ फसल जो है वो जून से सितंबर तक होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अक्टूबर से मार्च तक क्या होता है? तो रबी क्रॉप होता है, यह भी याद रखिएगा। रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हो गए गेहूं या फिर आलू, और खरीफ फसल के एग्जाम्पल क्या हो गए? तो धान। ये भी याद रखिएगा क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। तो याद रखना है कि रबी फसल जो होता है वो कब से कब तक होता है? तो अक्टूबर से मार्च तक रबी फसल होता है, और खरीफ फसल होता है जून से सितंबर तक। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील के में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी पिछले 10 से 11 साल में आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जा चुका है, बहुत ही बार रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा कि ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? तो फेजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिस्किट उद्योग जो है यह किस प्रकार का उद्योग से संबंधित है? तो बिस्कुट उद्योग जो है ये उपभोक्ता उद्योग है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाहरी स्रोतीकरण सहायक है। तो बाहरी स्रोतीकरण किसमें सहायक होता है? तो दक्षता सुधारने में, कीमत को घटाने में, विकासशील देशों में रोजगार को बढ़ाने में। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी में सहायक होता है बाहरी स्रोतीकरण। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित है बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है ये कर्नाटक में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्नाटक में स्थित है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो टेलर जो है नवनिश्चयवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि जो है वो सर्वाधिक है? तो अफ्रीका महादेश में जो है, अफ्रीका जो महादेश है, महाद्वीप है, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो कृषि जो है ये किसके अंतर्गत आता है? तो कृषि आता है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत। मछली पकड़ना भी कृषि के अंतर्गत आएगा। यानी कि ये भी हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप। लेकिन व्यापार जो होता है ये तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान, यहाँ पर समाज है लेकिन आप लोगों का सामान, भारी सामान को लंबी दूरी तक ढोने के लिए उपयुक्त है? तो जल परिवहन जो है ये आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे, जिसमें कि ज्योग्राफी के लघु उत्तरीय प्रश्न करवाए थे कि जल का जो परिवहन होता है ये सबसे अच्छा होता है भारी सामान को ढोने के लिए लंबी दूरी तक। यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा जल परिवहन।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? तो राजधानी नगर चंडीगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब क्या है तो शहर है, लेकिन राजधानी नगर कौन सा है तो चंडीगढ़ है। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जो जनक है रेटजेल को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क नहीं है? यहाँ पर कौन नहीं है लौह अयस्क, ये आपको बताना है। तो हेमाटाइट, लिमोनोटाइट, मैग्नेटाइट ये तीनों ही क्या है तो लौह अयस्क हैं, लेकिन एंथ्रासाइट जो है ये लौह अयस्क नहीं है। और क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा है कि कौन एक लौह अयस्क नहीं है, तो एंथ्रासाइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या होती है? तो पल्ली होती है अधिवास की लघुत्तम इकाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली जो सड़क होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। ये क्वेश्चन आपसे लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है, तो याद रखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है ये भारत के 4 महानगरों को, 4 शहर को जोड़ती है, उसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व जो है ये पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? पुरुष जो एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं या फिर एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? अगर यहाँ पर रहता इनमें से सभी, तो यहाँ पर हम इनमें से सभी लगाते हैं, क्योंकि विवाह, शिक्षा, काम और रोजगार ये सभी कारण है पुरुष प्रवास होने का। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी नहीं है, इनमें से सभी नहीं है, कोई आपको एक ही चूज करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, तो काम और रोजगार की तलाश में पुरुष जो है वो प्रवास करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं काम और रोजगार की तलाश में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो केरल राज्य की कोटि जो है उच्चतम है मानव विकास सूचांक में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, और जिसमें कि और भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा ज्योग्राफी का उसको करेंगे। और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताए हैं, जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक उसको नहीं लिए, तो आप लोग भी केवल और केवल 20 रुपीज पे करके उस पीडीएफ को ले सकते हैं। उसमें जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर उसको अच्छे से कर लेंगे तो उसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।